सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंडियन पॉलिटी सीरीज बाय संख्या एकेडमी। आज हमें पढ़ना है प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात करते हैं प्रिएम्बल की। तो जो प्रिएम्बल है उसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ प्रिएम्बल। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रिएम्बल दिया गया है जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल स्टार्टिंग के पार्ट में आता है। ठीक है, प्रिएम्बल का बेसिकली मतलब होता है एक तरह का प्रीफेस या फिर इंट्रोडक्शन, एक तरह का प्रीफेस या फिर इंट्रोडक्शन। जब भी आप कोई बुक पढ़ते हो या नोवेल पढ़ते हो या ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हो, तो उसमें क्या होता है, एक तरह का इंट्रोडक्शन लिखा रहता है बुक में, या प्रीफेस वाला पेज होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें ये एक्सप्लेन करती है वो जो छोटा-सा पैराग्राफ होता है उसमें ये लिखा रहता है कि भई इस बुक का पर्पस क्या है, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें आपको इस बुक में पढ़ने को मिलेंगी, वो होता है प्रीफेस, ठीक है? और प्रीफेस और प्रीएम्बल दोनों एक ही चीज़ है। सो इसी तरह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में, ठीक है, आपको एक तरह से कह सकते हो उसका पर्पस, ठीक है, स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाता है। उसका इंट्रोडक्शन बिल्कुल स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाता है। ऐसी क्या फिलोसॉफिकल चीजें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सारा का सारा आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, कहाँ पे, हमारे प्रिएम्बल में। सबको समझ आ रहा है? तो जो हमारा जो भी फिलोसॉफिकल बेसिस है, मतलब क्या ऐसी चीजें हैं, ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसपे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, वो सारे प्रिंसिपल्स जो है एक तरह का उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, वो कहाँ पे लिखा है, हमारे प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। सभी को क्लियर है? सो अभी इतना समझिए दैट कि ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और एक तरह का इंट्रोडक्शन है। इसमें बहुत सारी ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है जिससे हमें पूरा एक असेंस मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, एक पर्पस मिलता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कहना क्या चाहता है। ठीक है, क्लियर है? सो जो जो प्रिएम्बल है, ठीक है, सबसे पहले जो प्रिएम्बल यूज करना स्टार्ट करा, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले यूज हुआ। ठीक है, क्लियर है? सो यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने क्या यूज करा, प्रिएम्बल यूज करा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। सबको समझ आ रहा है? और जो टर्म प्रिएम्बल है, ठीक है, इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सबको समझ आ रहा है? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, या फिर समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिएम्बल का मतलब ये भी होता है। सबको समझ आ रहा है? ये ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। फिर एन.ए. पालखी वाला एक ज्यूरिस्ट है, एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट है, जिन्होंने ये कहा था कि जो प्रिएम्बल है वो क्या है हमारा आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रिएम्बल क्या है? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब सारी इंफॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन की हमें सिर्फ एक प्रिएम्बल से पता चल सकती है कि बेसिक इसका बेसिक एसेंस क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, सो द प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, किस चीज पे आधारित है? हमारा जो प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आधारित है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। मैंने प्रीवियसली लेक्चर में पॉलिटी के सीरीज में पढ़ा रखा है दैट की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने, कौन लेकर आया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? जवाहरलाल नेहरू ने अपनी एक स्पीच दी थी, ठीक है, जिसमें उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस बताए थे, ऑब्जेक्टिव्स बताए थे हमारे जो आने वाला फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके लिए। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे, उसी के आधार पे बनाया गया है प्रिएम्बल। सो द प्रिएम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, इसको एक बार अमेंड कर चुकी है हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, यानी अमेंडमेंट मतलब इसको एक बार मॉडिफाई करा गया है हमारी गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, बाय 42nd अमेंडमेंट, बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके जरिए जो है, इसको जो प्रिएम्बल है उसको मॉडिफाई करा गया है। और मॉडिफिकेशन में ऐसा नहीं है कि कुछ चीज काटी हो या फिर डिलीट करी हो। मॉडिफिकेशन में क्या है, 3 वर्ड्स ऐड हुए हैं। क्या हुए हैं? 3 वर्ड्स ऐड हुए हैं। आप लोगों को प्लीज ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। सो 3 वर्ड्स क्या है? SSI। कैसे याद रखना है आपको? SSI। ठीक है, एस का मतलब हो गया, एक वर्ड हो गया सोशलिस्ट ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, दूसरा वर्ड हुआ था सेकुलर, और तीसरा वर्ड हुआ था इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड जो है जो है ऐड हुए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा। ठीक है, ट्रिक क्या है? SSI। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रेम्बल आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो प्रेम्बल में टेक्स्ट क्या लिखा है, ठीक है, एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। आप लोग कोशिश करिएगा कि मेरे लेक्चर 1.25x या 1.5x पे देखिएगा। इससे ये है कि आपके टॉपिक बहुत जल्दी कवर होंगे और समझना सेम ही रहेगा, मतलब जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो आप लोगों की सेम ही होगी। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसमें प्रेम्बल की जो टेक्स्ट है वो पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले लिखा है दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहले पीपल ऑफ इंडिया को मेंशन करा गया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, worship, equality of status, opportunity, and to promote among them
all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, to hereby adopt, enact and to give to ourselves this constitution. तो ये इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब हमें इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना, हमें बस ये पढ़ना है कि हर एक टेक्स्ट का मतलब क्या है। ये एक एक वर्ड का मतलब एक बार हमें देख लेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी प्रेम्बल का बेसिकली मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है। ठीक है। सो जो प्रियम्बल है उसमें बेसिक कंपोनेंट्स हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसा चीज़ें हमें क्या इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है प्रियम्बल से? सबसे पहले प्रियम्बल ये दिखाता है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। सबको समझ आ रहा है? सो द सोर्स ऑफ द अथॉरिटी इज द वी द पीपल ऑफ इंडिया। दैट इज जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी जो अथॉरिटी डिराइव करता है कहाँ से? लोगों से, आम जनता से। यानी कॉन्स्टिट्यूशन के पास जो पावर है, अथॉरिटी है, वो कहाँ से आती है? आम लोगों से ही आती है। अगर हम सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन मानना ना अगर नहीं माने तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब रहेगा? ऑफ कोर्स कुछ मतलब नहीं रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को जो लोग मानेंगे, जो पूरी की पूरी अथॉरिटी है, वो कहाँ से डिराइव करता है कॉन्स्टिट्यूशन? ये जो आम जनता है, ठीक है, दैट इज पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। सो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मेंशन करा गया है इसमें प्रियम्बल में। ठीक है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। फिर आता है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। अब हमें पता चलता है कि जो इंडियन स्टेट है, इंडियन कंट्री है, उसका नेचर क्या है। हमारी जो इंडियन कंट्री है वो सोवरेन कंट्री है। क्या है? सोवरेन कंट्री है। एक सोशलिस्ट कंट्री है, एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है। एक रिपब्लिकन पॉलिटी है। तो ये है हमारी इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रियम्बल पढ़ रहे हैं या फिर कंपोनेंट्स ऑफ द प्रियम्बल पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का? कॉन्स्टिट्यूशन कहना क्या चाहता है? वो एक जैसे थ्री इडियट्स में दिखा था ना, कहना क्या चाहते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्पेसिफाई करता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या स्पेसिफाई करता है कि जस्टिस होगी, लिबर्टी होगी, इक्वालिटी होगी, फ्रेटर्निटी होगी। ऐसे ये सब क्या है? इसके ऑब्जेक्टिव है। और जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो दिखाता है प्रेम्बल कि जो हमारे देखो कितने सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रेम्बल से मिल रही है। ठीक है। तो जो डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये हमारी किसमें है? ये हमारा इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है, दैट इज 26th डे ऑफ नवंबर 1949। आप लोगों को आई होप दिखा होगा इमेज में। सो डेट ऑफ अडॉप्शन भी मेंशन है, डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट स्टिपुलेट्स नवंबर 26 1949 एज द डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था किस डेट को एडॉप्ट हुआ था? नवंबर 26 1949। तो ये भी मेंशन्ड है हमारी कहाँ पे? प्रियम्बल में। तो एक तो सोर्स, ये लोग आपको क्या दिख रहा है? दिस इज द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स पावर। सेक्युलर कंट्री है हमारी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात होती है। ठीक है। 26 नवंबर 1949 जो है वो क्या है? हमारी डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक एक वर्ड को पढ़ते हैं कि हमारे एक एक वर्ड का मतलब क्या है जो प्रेम्बल है उसमें। सो प्रेम्बल में बोला गया है इंडिया को कंसिडर करा गया है एज सोवरेन। क्या कंसिडर करा गया है? एज सोवरेन। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सोवरेन। तो सोवरेन का मतलब होता है जो इंडिया है ना ही किसी दूसरी कंट्री पे या किसी और पे डिपेंड है। सो इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी और ना ही कोई डोमिनियन है किसी भी दूसरे देश पर। ठीक है। तो ना ही इंडिया क्या है? एक डिपेंडेंसी है, ना ही डोमिनियन है किसी दूसरे देश का, लेकिन क्या है? एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। क्या है? एक इंडिपेंडेंट स्टेट। कोई भी अथॉरिटी उससे ऊपर नहीं है, कोई भी अथॉरिटी इंडिया से ऊपर नहीं है। और इंडिया जो है वो बिल्कुल फ्री है अपने कंडक्ट करने के लिए अपने ओन अफेयर्स, इंटरनल या एक्सटर्नल। यानी इंडिया जो है वो खुद के डिसीजंस खुद ले सकता है, चाहे इंटरनल मामले हो चाहे एक्सटर्नल मामले हो। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सोवरेन। इट इज नीदर अ डिपेंडेंसी और अ नॉन और अ डोमिनियन। ठीक है। ना ही कोई उससे ऊपर है। ठीक है। और ये अपना फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और सोवरेन स्टेट का मतलब क्या है? इंडिया कैन ईदर
एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी, या तो इंडिया कोई दूसरी फॉरेन टेरिटरी को अपनी मर्जी से एक्वायर कर सकता है, या अपनी मर्जी से अपना कोई पार्ट, या अपनी मर्जी से अपना ही कोई पार्ट या फिर टेरिटरी किसी फॉरेन स्टेट को दे सकता है अपना। ठीक है, सबको आई होप समझ आ रहा हो। दैट इज इट कैन सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ अ फॉरेन स्टेट। तो अब या तो किसी की टेरिटरी एक्वायर कर सकता है, या फिर अपना पार्ट या फिर टेरिटरी किसी भी कंट्री को दे सकता है, या फिर किसी फॉरेन स्टेट को दे सकता है। सो दिस इज व्हाट सोवरेन, कुल मिला के अपने डिसीजंस जो है वो खुद ले सकता है इंडिया। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सोवरेन, सिंपल भाषा में ये बात करी जाएगी। नो अथॉरिटी इज अबव इट, दिस मीन सोवरेन। ठीक है। सो इन 1949 इंडिया ने जो है डिक्लेयर करा, ठीक है, कि इंडिया इंडिया ने बोला कि हम मेंबरशिप रखेंगे कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की, तो हम कॉमनवेल्थ के जो है मेंबर बने रहेंगे। तो काफी ज्यादा जो उस टाइम पॉलिटिशियंस थे, उस टाइम जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, उन्होंने बोला भाई हम क्यों मेंबरशिप रखेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी भी जो इंग्लैंड है, जो ब्रिटिश है, वो हमारी पॉलिसीज में कह सकते हो इंटरफेरेंस करेगा, हमारी जो गवर्नेंस है उसमें इंटरफेरेंस करेगा। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने एक्सप्लेन करा कि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कॉमनवेल्थ नेशंस की जो मेंबरशिप है, ये आप वॉलेंट्री ले सकते हो और वॉलेंट्री छोड़ भी सकते हो, वॉलेंट्री ले भी सकते हो और वॉलेंट्री छोड़ भी सकते हो, यानी आपकी मर्जी है कि आपको कॉमनवेल्थ नेशंस का पार्ट बनना है और कल को आपको निकलना है तो आप इमीडिएटली निकल सकते हो। देयर इज नॉट अ रूल एंड रेगुलेशन। तो अगर कोई कंट्री डिसाइड करे कॉमनवेल्थ की कि भाई हमें कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पार्ट नहीं रहना, तो क्या है, उसको उसको खुली आजादी है, वो बिल्कुल अपने जो डिसीजन है बिल्कुल फ्रीली ले सकता है और इस कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की मेंबरशिप से निकल सकता है। सो इन्होंने क्या कहा कि ये जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेरेशन है, इससे इंडिया की सोवरेनिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो हो गया। तो फिर क्वेश्चन अगर आ सकता है कि भाई अगर क्या कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की मेंबरशिप की वजह से जो इंडिया की सोवरेनिटी है, क्या उस पर फर्क पड़ता है? उस पर एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंडिया इज फ्री। इंडिया कैन टेक द डिसीजन टू कम आउट ऑफ दिस मेंबरशिप, ठीक है, वॉलंटरीली, यानी खुद से, उसकी मर्जी है, अपनी अपनी वॉलंटरीली उसने मेंबरशिप बनाई और अपने वॉलंटरीली कभी भी वो उस मेंबरशिप से हट सकता है। ठीक है। फिर ऊपर से जितने भी कॉमनवेल्थ नेशंस है उन सबको जो है इक्वली ट्रीट करा जाता है, उनको इक्वल स्टेटस दिया गया है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में। ठीक है। फिर आगे बात करी जाए, जो इंडिया की मेंबरशिप है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, उससे भी कोई लिमिटेशंस नहीं आती है उसकी सोवेरेनिटी पे। और आप लोगों को पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस की जो मेंबरशिप है, यूएनए को जो मेंबरशिप है इंडिया की, वो उसने कब लिया था? इंडिया जो है 1945 में ही यूएन का मेंबर बन गया था। सबको समझ आ रहा है? सो बात होगी सोवेरेनिटी की। आई होप सबको समझ आया हो, बहुत सिंपल था ये वाला पार्ट। सो अब जो नेक्स्ट टर्म है, हमें सोशलिस्ट पढ़ना है। नेक्स्ट टर्म क्या है? सोशलिस्ट पढ़ना है। तो सोवरेन के बाद लिखा हुआ है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट जो है 42nd अमेंडमेंट जो थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो आया था, उसके जरिए ऐड करी गई थी। सो एडेड इट वाज एडेड थ्रू 42nd सीएए। ठीक है, इट वाज एडेड थ्रू 42nd सीएए, यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए दैट वाज सोशलिस्ट टर्म प्रेजेंट इन द ओरिजिनल प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो नो, इट वाज एडेड थ्रू 42nd सीएए। ठीक है। लेकिन जो जो इंडियन कंट्री थी, जो इंडिया था, आजादी के बाद से ही सोशलिस्ट कैरेक्टर का ही था। आजादी के बाद से ही सोशलिस्ट कैरेक्टर था। ये तो बस एक ऐसी चीज थी कि जो अभी तक चीज एक्सप्लिसिटली बोली नहीं गई थी, मतलब क्लियरली बोली नहीं गई थी, अब वो क्लियरली लिख दी गई थी प्रेम्बल में कि इंडिया जो है एक सोशलिस्ट कंट्री है। क्योंकि कैसे सोशलिस्ट है इंडिया? बहुत सारे ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो कि दिखाता है कि इंडिया क्या है, एक सोशलिस्ट कंट्री है। ऊपर से जो गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट रिफॉर्म्स लेके आ रही थी उस जमाने में, दैट इज 1970s, और उस बाकी टाइम में वो सारे के सारे सोशलिस्ट कैरेक्टर के हुआ करते थे। सो इंडिया वॉज ऑलरेडी अ सोशलिस्ट कंट्री। लेकिन ये जो है 42nd सीए जो था, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42nd वाला, तो इसने जो है एक तरह से एक्सप्लेन कर दिया सेम ही चीज को जो ऑलरेडी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो डेमोक्रेटिक, अब सुप्रीम कोर्ट वाली बात बाद में करते हैं। सोशलिस्ट जो है, दो तरह की सोशलिस्ट कंट्री होती हैं। एक तो होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है, दूसरा होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, दूसरा होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। तो जो इंडिया वाला सोशलिज्म है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इंडिया वाला सोशलिज्म क्या है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म।
सोशलिज्म जो दो दूसरा कॉम जो दूसरा सोशलिज्म है दैट इज कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। इसका मतलब क्या होता है? कम्युनिस्टिक सोशलिज्म को स्टेट सोशलिज्म भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनको नेशनलाइज कर दिया जाता है। ठीक है, उनको क्या कर दिया जाता है, नेशनलाइजेशन उनकी कर दी जाती है। और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको खत्म कर दिया जाता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर गेहूं उगाना है, चावल उगाना है, कुछ भी टीवी बनाना है, तो वो कौन बनाएगा? वो गवर्नमेंट बनाएगी। कौन बनाएगी? वो गवर्नमेंट बनाएगी। एनीथिंग। और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी वो उसको एबोलिश कर दिया जाएगा। सबको समझ आ रहा है? सारा काम कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा, यानी नेशनलाइजेशन हो जाएगा। और गवर्नमेंट ही डिस्ट्रीब्यूट करेगी रिसोर्सेज को अपने लोगों में। ठीक है, तो ये हो गया कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। लेकिन इंडिया ने जो सोशलिज्म अपनाया था उसमें क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी वाला सोशलिज्म अपनाया था। कैसा सोशलिज्म अपनाया था? मिक्स्ड इकोनॉमी वाला सोशलिज्म अपनाया था, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही एग्जिस्ट करते थे साइड बाय साइड। ठीक है, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं साइड बाय साइड। तो इसमें क्या है, कुछ सेक्टर्स को हो, ठीक है, सम सेक्टर्स में गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करेगी और कुछ सेक्टर्स में कौन रोल प्ले करेगा? प्राइवेट सेक्टर। सबको समझ आ रहा है? तो ये हो गया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो जैसे कुछ सेक्टर में गवर्नमेंट आ जाएगी, जैसे न्यूक्लियर सेक्टर में गवर्नमेंट आ जाएगी। ठीक है, जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं। प्राइवेट से और जैसे फॉर एग्जांपल और कोई सेक्टर बताइए आप लोग जिसमें गवर्नमेंट कर सकती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले। ठीक है, और कुछ भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर में दोनों ही है। ठीक है, गवर्नमेंट भी जरूरी है, प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा तो क्या होगा? मनमानी करेगा। ठीक है, इसी तरह से प्राइवेट भी है हेल्थ केयर में। ठीक है, एक्सक्लूसिवली की बात नहीं कर रहा था मैं। ठीक है, क्लियर है? सो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी होती है जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। और कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट या फिर स्टेट सोशलिज्म में क्या होता है, नेशनलाइजेशन हो जाती है सारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की। और एबोलिशन हो जाता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इंडिया ने कौन सा सोशलिज्म अपनाया था? मैंने यहाँ पे मैप के साथ अटैच भी करा हुआ है, दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो जो इंडियन तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो इंडिया का सोशलिज्म है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, और इसका जो मकसद है वो करना है। इसका मकसद क्या है? पॉवर्टी को खत्म करना। ठीक है, इग्नोरेंस को खत्म करना, डिजीजेस को खत्म करना, इनक्वालिटी को खत्म करना। ठीक है, तो ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है उसका मतलब ये होता है। ठीक है, इंडियन सोशलिज्म जो है एक ब्लेंड है, एक मिक्स मिक्स है मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म का। यानी जो मार्क्सिज्म वाला सोशलिज्म था और गांधीज्म सोशलिज्म था, उन दोनों का मिक्स है इंडियन इंडियन सोशलिज्म। ठीक है, और जहाँ पे ज्यादा जो लीनिंग है, यानी ज्यादा झुकाव किस तरफ है? गांधीयन सोशलिज्म की तरफ है। ज्यादा जो झुकाव किसकी तरफ है? गांधीयन सोशलिज्म की तरफ है। क्योंकि जो मार्क्सिस्ट वाला जो सोशलिज्म है, जो सोशलिज्म मार्क्सिस्ट ने बोला था कि भाई जो सोशलिज्म ऐसा होना चाहिए जिसमें नेशनलाइजेशन हो जानी चाहिए सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा सोशलिज्म नहीं है। तो इसी तरह से इंदिरा गांधी जी ने कहा था दैट कि हमारा जो सोशलिज्म है, हमारा खुद का एक अलग ब्रांड ऑफ सोशलिज्म है। ठीक है, हम ऐसे सेक्टर्स को नेशनलाइज करेंगे जो हमें जरूरी लगते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेशनलिज्म है, नेशनलाइजेशन है, आर इज नॉट आर टाइप ऑफ सोशलिज्म। तो इन्होंने बोला जस्ट नेशनलाइजेशन इज नॉट आर टाइप ऑफ सोशलिज्म। तो जो नेशनलाइजेशन वाला सोशलिज्म है वो हमारे टाइप का सोशलिज्म नहीं है, हमारा अलग टाइप ऑफ सोशलिज्म है। ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी जी ने बोला। सेकुलर की बात करी जाए तो नेक्स्ट टर्म आती है सेकुलर। ये जो टर्म है इसको भी किसने ऐड करा था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ये जो टर्म थी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई थी 1976 में। ठीक है, सो ओरिजिनल प्रियम्बल में ये प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन 42nd सीएए में सीए के जरिए इस टर्म को ऐड करा गया 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में। सबको समझ आ रहा है? सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन 1974 कि ये जो वर्ड सेकुलर स्टेट है, ठीक है, ये एक्सप्रेसली जो है मेंशन नहीं करा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये 74 की बात हो रही है, क्योंकि 76 में तो ढंग से एक्सप्रेस कर दिया था। ठीक है, क्लियरली इसको एक्सप्रेस कर दिया था सेकुलर टर्म को। लेकिन 74 में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई कहने को इसको मेंशन नहीं करा है, सेकुलर वर्ड यूज नहीं हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में उससे पहले। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे, यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी,
वो इस्टेब्लिश करना चाहती थी एक ऐसा स्टेट जो कि सेक्युलर स्टेट हो, एक ऐसा स्टेट जो कि सेक्युलर स्टेट हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ऑलरेडी आर्टिकल 25 से 28 में डाला है ऐसे फंडामेंटल राइट जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन को बचाते हैं। क्या करते हैं? फ्रीडम ऑफ रिलीजन को बचाते हैं। सबको समझ आ रहा है? सो दिस इज व्हाट ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेक्युलर जो टर्म आपने नहीं डाला है कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन लोगों ने बनाया था, यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो सेक्युलर स्टेट ही बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी आर्टिकल 25 से 28 डाले हैं जो कि गारंटी करते हैं फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो सेकुलर टर्म की बात करें, अब जो सेकुलरिज्म होता है उसमें वो भी दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म, एक होता है नेगेटिव सेकुलरिज्म। एक होता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म, दूसरा क्या है? नेगेटिव सेकुलरिज्म। तो सबको समझ आ रहा होगा, आई होप सो। सो पॉजिटिव सेकुलरिज्म में क्या होता है? जितने भी रिलीजन्स होते हैं, पॉजिटिव सेकुलरिज्म में क्या होता है? जितने भी रिलीजन्स होते हैं हर कंट्री में, उनको सेम स्टेटस, एक सेम दर्जा दर्जा और सेम सपोर्ट मिलता है स्टेट से, सेम स्टेटस और सेम दर्जा मिलता है स्टेट से। और नेगेटिव सेकुलरिज्म में क्या होता है? जो स्टेट है वो बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करता। यहाँ पे कंप्लीट सेपरेशन होता है रिलीजन और स्टेट में। नेगेटिव में क्या होता है? कंप्लीट सेपरेशन होता है रिलीजन और स्टेट में, यानी स्टेट जीरो इंटरफेरेंस करता है। स्टेट जो है जीरो इंटरफेरेंस करता है किसके अंदर? रिलीजन के अंदर। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो नेगेटिव सेकुलरिज्म में क्या है? कंप्लीट सेपरेशन होता है रिलीजन और स्टेट में, जहां पे स्टेट ना ही रिकॉग्निशन देता है, ना ही रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, एक्नोलेज करता है कि भाई ये रिलीजन है, ना ही इंटरवेन करता है, ना ही इंटरफेयर करता है किसी भी रिलीजियस अफेयर्स में। सीधा क्या करता है? वो छोड़ देता है रिलीजन को एज अ प्राइवेट मैटर, यानी ये भाई हर इंसान का पर्सनल मैटर है जो रिलीजन है। लेकिन जो इंडिया है उसमें क्या है? पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, जहां पे जहाँ पे सारे जो रिलीजन्स हैं उनको सेम स्टेटस की तरह ट्रीट करा जाता है, सेम स्टेटस दिया गया है, साथ में इक्वल सपोर्ट मिलता है स्टेट से। क्या है? इक्वल सपोर्ट मिलता है स्टेट से। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। ये बात होगी नेगेटिव और पॉजिटिव सेकुलरिज्म की। तो इंडिया में कौन सा सेकुलरिज्म है? इंडिया में सेकुलरिज्म जो है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, जहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ, ठीक है, सेम सपोर्ट और स्टेटस मिलता है स्टेट के द्वारा। फिर नेक्स्ट जो टर्म है वो है डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट जो टर्म क्या है? वो है डेमोक्रेटिक। और डेमोक्रेटिक का मतलब होता है, ठीक है, बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये आपने पहले ही सुना होगा, ऑफ द पीपल। ठीक है, जहाँ पे मेन जो पावर है, जो सुप्रीम पावर है, वो किसके पास है? आम जनता के पास है। सुप्रीम पावर किसके पास है? वो जनता के पास है। तो ये हो गया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो कि बोली गई है प्रियम्बल में, वो किस आधार पे बेसिस है? वो बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवेरेंटी के ऊपर बेस करती है। यानी डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवेरेंटी मतलब यानी सुप्रीम पावर जो है वो किसके पास है? लोगों के पास है, आम जनता के पास है सुप्रीम पावर। और डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी जो है टू टाइप्स की है। डेमोक्रेसी कितने टाइप्स की होती है? टू टाइप्स की होती है। ये अभी हम डिस्कस करते हैं। सो जो सबसे पहले टाइप की डेमोक्रेसी है उसको कहा जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या कहा जाता है उसको? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है? जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं अपनी सुप्रीम पावर डायरेक्टली। कैसे अपनी सुप्रीम पावर डायरेक्टली? यहाँ पे वो किसी भी जो मिनिस्टर है या फिर किसी भी कह सकते हो इंसान को इलेक्ट नहीं करते, इंसान को इलेक्ट ये नहीं करते। इसमें क्या करते हैं? इनके पास सुप्रीम पावर होती है जो कि ये डायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं अपने वोट के द्वारा। सुप्रीम पावर ये डायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं अपने वोट के द्वारा, जैसे स्विट्जरलैंड में होता है। अब लेट्स सी, मैं देखो आपको समझ आ जाएगा डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है इसको चार तरीके से यूज करा जाता है। इसमें चार तरीके हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट होते हैं। सबसे पहला है रेफरेंडम। सबसे पहला क्या है? रेफरेंडम। तो रेफरेंडम जो है एक ऐसा प्रोसीजर होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, जिसमें एक जो प्रपोज लेजिस्लेशन है, यानी फॉर एग्जांपल कोई कानून बनाना है, गवर्नमेंट को क्या बनाना है? कानून बनाना है। तो वो जो है कानून, जो प्रपोज लेजिस्लेशन है, जो प्रपोजल है, वो जनता के पास लेकर जाएंगे, इलेक्टोरेट के पास लेके जाएंगे। और जो इलेक्टोरेट है, जो जनता है, वो वोटिंग करेगी कि ये जो कानून है ये पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यानी डायरेक्ट वोटिंग के जरिए रेफरेंडम से जो है एक कानून पास होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो टूल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, वो क्या है?
इनिशिएटिव, इनिशिएटिव में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री में बहुत ज्यादा रेप हो रहे हैं, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर उस कंट्री में है, तो वहां के लोग जो है रेप के अगेंस्ट एक बिल, मतलब बिल के लिए कह सकते हो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक प्रपोजल इनिशिएट कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनिशिएटिव, जिसमें जो है लोग खुद से ही प्रपोज कर सकते हैं कि भाई इस चीज पे कानून बनाइए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है रिकॉल, फिर क्या आता है रिकॉल। सो ये थर्ड टूल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। इसमें क्या होता है, जो वोटर्स हैं वो जो है रिमूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव को और ऑफिसर्स को। ठीक है, अपनी टर्म एक्सपायर होने से पहले, यानी अगर कोई ऑफिसर है या रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी टर्म फॉर एग्जांपल 2 साल बची हुई है, स्टिल लोग जो है वोट के जरिए, अपने वोटिंग के जरिए उस ऑफिसर को या रिप्रेजेंटेटिव को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो अपनी जो ड्यूटी है उसको डिस्चार्ज करने में फेल हो चुका है। तो अगर ऐसा कुछ, अगर वो फेल हो गया या करप्शन कर रहा है, तो लोग जो है उसको डायरेक्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी में वोटिंग के जरिए निकाल सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट टूल है इसका प्लेबिसिट है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो नेक्स्ट टूल है वो क्या है, प्लेबिसिट। ठीक है, ये ऐसा टूल होता है जिसमें लोगों की ओपिनियन ली जाती है, जिसमें क्या ली जाती है, लोगों की ओपिनियन ली जाती है एक ऐसे इशू पे जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का होता है, जिसमें लोगों की ओपिनियन ली जाती है एक ऐसे इशू पे जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे टेरिटोरियल डिस्प्यूट कर होता है ज्यादातर, जहाँ पे टेरिटोरियल डिस्प्यूट होता है ज्यादातर, वहां पे प्लेबिसिट का यूज करा जाता है। तो ये जो 4 टूल्स हैं मैंने बताए हैं आपको, चारों के चारों टूल जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट होते हैं, जहाँ पे लोग जो है डायरेक्टली अपनी पावर का यूज करते हैं, डायरेक्टली अपनी पावर का यूज करते हैं किसी कानून को बनाने के लिए, या फिर खारिज करने के लिए, या प्रपोज करने के लिए, या किसी रिप्रेजेंटेटिव को या ऑफिसर को रिमूव करने के लिए। फिर नेक्स्ट जो टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, नेक्स्ट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पे जो लोग हैं वो वोट करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, यानी वोटिंग होती है, फिर रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, और वो लोग होते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो लोग गवर्नमेंट रन करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट रन करते हैं और कानून बनाते हैं। सो द रिप्रेजेंटेटिव्स विच आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, वो लोग कानून बनाते हैं, गवर्नमेंट रन करते हैं और कानून बनाते हैं। सो इस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी को क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या फिर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, या इसको क्या बोला जाता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सो इंडिया में कौन से टाइप की डेमोक्रेसी है, क्या आप लोग डायरेक्ट वोट करते हो, कोई भी लेजिस्लेशन करना है, नहीं, तो आप लोग क्या करते हो, लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हो। ठीक है, असेंबली इलेक्शंस जो होते हैं हर स्टेट के, उसमें पार्टिसिपेट करते हो। तो और जो लोकसभा में जब आप वोट करते हो, तो फिर आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें से रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसी तरह से आप एमएलए अपॉइंट करते हो जब वोटिंग करते हो, तो आपके द्वारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो लोग लॉ मेकिंग करते हैं, वो लोग गवर्नमेंट चलाते हैं। ठीक है, सो जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो इंडिया में कौन सी डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, स्विट्जरलैंड में है ऐसा। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो है वो कौन है, इंडिया। सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी दो तरीके की होती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, इसमें जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे लेजिस्लेचर आता है, क्या आता है, लेजिस्लेचर आता है, और इसके पास पावर होती है कि होल्ड, मतलब इसको पास पावर होती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच की। यानी लेजिस्लेचर के पास किस चीज की पावर होती है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच की। यानी जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जो कि यहाँ ज्यादातर केस में प्राइम मिनिस्टर होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ये चूज करा जाता है मेजोरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेचर। ठीक है, ये एक बार डिटेल में पढ़ लेंगे, बट इतना याद रखना, लेजिस्लेचर होता है, ठीक है, लेजिस्लेचर होता है, इसी में से क्या सिलेक्ट होता है, पीएम होता है, इसी में से क्या सिलेक्ट होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सबको समझ आ रहा है। अगर चाहे लेजिस्लेचर ये पूरी की पूरी सरकार को गिरा सकता है, अगर चाहे लेजिस्लेचर तो पूरी की पूरी सरकार को गिरा सकता है, इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो ये आगे पढ़ना है क्या डिटेल में, अभी इतना देखिए। ठीक है, एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे पावर किसके पास होती है, लेजिस्लेचर होल्ड्स द पावर ओवर द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच की जो पावर होती है वो लेजिस्लेचर के पास होती है, इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, या फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं।
ठीक है। और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्या होती है, जहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है उसको लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं वोट करके। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए में, तो यूएसए में जो है लोग सीधा या तो जो बाइडेन को वोट देना चाहते थे या ट्रम्प को वोट देना चाहते थे। ठीक है, या जो बाइडेन को या फिर ट्रम्प को वोट देना चाहते थे, और उन्होंने पहले इसको करा अपना, पहले जो बाइडेन को करा, अब किसको करा, अब ट्रम्प को करा। सो ये क्या है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जो कि ज्यादातर केस में प्रेसिडेंट होता है, वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होता है, और वो लीड करता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच को। किसको लीड करता है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच को। और ये बिल्कुल अलग होती है लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस से। यानी कानून बनाने की अलग जो ब्रांच होती है, जुडिशियल जो जुडिशियल ब्रांच होती है वो टोटली अलग होती है, और जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, जो यानी प्रेसिडेंट होता है जिसका हेड, वो बिल्कुल अलग होती है। सबको समझ आ रहा है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो जुडिशियल, जो वो लेजिस्लेचर से ही निकल के आती है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो पार्लियामेंट्री में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, वो किससे निकल के आती है, लेजिस्लेचर से ही निकल के आती है। ठीक है। और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें क्या है, सारी की सारी सेपरेट होती है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच अलग होती है अपनी, इसमें जो जुडिशियल ब्रांच है वो अलग होती है, लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है वो अलग होती है। लेजिस्लेटिव ब्रांच कौन सी, जो कानून बनाती है। लेजिस्लेटिव ब्रांच वो होती है जिसका काम क्या है, कानून बनाना। कानून कानून को लागू करना एग्जीक्यूटिव ब्रांच का काम है। सो डेमोक्रेटिक पढ़ रहे थे हम वर्ड का मतलब। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये तो आपको समझ ही आ गया होगा। रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिसमें एग्जीक्यूटिव जो है रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को, जिसमें एग्जीक्यूटिव जो है, मैंने बताया था आपको जस्ट अभी, रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को अपनी पॉलिसीज और एक्शंस के लिए, अपनी पॉलिसीज और एक्शंस के लिए। यानी लेजिस्लेचर अगर चाहे तो एग्जीक्यूटिव को जब चाहे तब खारिज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और डेमोक्रेटिक का मतलब जो है प्रेम्बल में, और भी उसके मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो हमारी कंट्री है उसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। हर हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, पेरियोडिक इलेक्शंस। रूल ऑफ लॉ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। तो इसमें क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है, जनता के पास पावर है, जो भी 18 साल से ज्यादा का है वो वोट कर सकता है और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकता है। पीरियोडिक इलेक्शन, और यानी लोगों के पास पावर है हर 5 साल में अपने रूलर्स को, जो अपने जो गवर्नमेंट के हेड है, ठीक है, जो नेता वेता है उनको चेंज करने की। ठीक है, रूल ऑफ लॉ है, जो मतलब जो ये आगे पढ़ लिए खैर। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जो कि कह सकते हो लोगों को पावर देती है, अगर किसी भी इंसान की कह सकते हो कुछ भी उसके साथ नाइंसाफी होती है वो जुडिशरी के पास जा सकते हैं। यानी सुप्रीम पावर किसके पास है, सुप्रीम पावर जो है पीपल के पास है, लोगों के पास ही है। एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंश्योर करती है कि जो इंडिया में पॉलिटी है वो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी हो। इंडिया में कैसी पॉलिटी हो, डेमोक्रेटिक पॉलिटी हो। और ये जो वर्ड है ये कहाँ लिखा है, हमारे प्रेम्बल में लिखा हुआ है। फिर बात करी जाए रिपब्लिक की, तो रिपब्लिक जो है, तो जितनी भी डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, ठीक है, उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। उसको कितने बांटों में भागा जा सकता, मतलब डिवाइड करा जा सकता है, मोनार्की एंड रिपब्लिक। 2 कैटेगरीज में एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी को डिवाइड करा जा सकता है। डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऐसी, यानी जिसमें लोगों के पास पावर होती है। तो ये 2 तरीके की हो सकती है, एक मोनार्की, एक रिपब्लिक। मोनार्की ऐसी पॉलिटी होती है, या ऐसी कंट्री में मोनार्की होती है जिसमें जो हेड ऑफ द स्टेट है वो ज्यादातर क्या होता है, किंग होता है या क्वीन होती है। यानी हेरिडिटरी पोजीशन होती है, जो हेड ऑफ द स्टेट है उसकी कैसी पोजीशन होती है, हेरिडिटरी पोजीशन। यानी सक्सेशन के थ्रू राजा का बेटा क्या बनेगा, राजा बनेगा। ठीक है, या तो क्वीन बन जाएगी हेड ऑफ द स्टेट, या फिर कौन बन जाएगा, किंग बन जाएगा। तो जैसे एग्जांपल, ये कौन से क्या नाम है इनका, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये थर्ड है, जो भी इनका नाम है इनके आगे थर्ड लगता है। ठीक है, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटेन के ये किंग है, ठीक है, ब्रिटेन के ये किंग है। इनसे पहले कौन सी क्वीन थी ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दिखाएगा। लेकिन ये तो हो गया मोनार्की, ये क्या हो गया, मोनार्की, जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है, हेरिडिटरी होता है, यानी पैदाइशी होता है। ठीक है, हेरिडिटरी होता है। हेड ऑफ द स्टेट क्या हो गया, हेरिडिटरी हो गया, यानी अपने जन्म के अकॉर्डिंग ही कोई इंसान हेड ऑफ द स्टेट बनेगा। लेकिन इंडिया जो है एक रिपब्लिक है, इंडिया जो है क्या है, रिपब्लिक, जहाँ पे
हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट करा जाता है, ठीक है, जहां पे हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट करा जाता है, चूज करा जाता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। सबको समझ आ रहा है? तो रिपब्लिक में क्या होता है, जहां पे हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट करा जाता है, द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। इंडिया में जो है हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट होता है। और इसको इलेक्शन, इसका इलेक्शन कैसे होता है, इसका इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। प्रेसिडेंट का इलेक्शन, क्या आप लोग घर से निकलते हो प्रेसिडेंट को चूज करने के लिए? नहीं निकलते हो, क्योंकि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ये हमें डिटेल में पढ़ना है आगे, ठीक है। सो इन अ रिपब्लिक द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड। सो द टर्म रिपब्लिक इन आर प्रेम्बल इंडिकेट्स दैट इंडिया का जो हेड है वो एक इलेक्टेड हेड है, जो कि कौन है, प्रेसिडेंट। ये है द्रौपदी मुर्मू, जो कि इंडिया के करंट प्रेसिडेंट है। और इनको करीब, इनको 5 साल के लिए इलेक्ट करा जाता है। इनकी जो टर्म होती है वो 5 ईयर्स की फिक्स्ड होती है। अब रिपब्लिक का मतलब एक और होता है, रिपब्लिक का मतलब जो है प्रिएम्बल में उसका एक और मतलब है, ठीक है, कि जो पॉलिटिकल सोवरेंटी है वो लोगों के पास है। पॉलिटिकल सोवरेंटी जो है लोगों के पास, ना कि एक सिंगल इंडिविजुअल के पास, जैसे कि किंग हो, ठीक है। तो पॉलिटिकल सोवरेंटी किसके किसके पास हक है? इनडायरेक्ट इलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन में जो वोटिंग होती है वो एमएलएज एंड एमपीज करते हैं, एमएलएज एंड एमपीज करते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन में जो प्रेसिडेंट के इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, उसमें एमएलएज और एमपीज वोट करते हैं। इनको कौन चूज करता है? इनको आम आदमी ही तो चूज करता है। तो पॉलिटिकल सोवेरेंटी होती है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल सोवेरेंटी, यानी जो लोग हैं उन्हीं के पास ओरिजिनल पावर है, ना कि किसी किंग के पास पावर है। और इसी तरह से क्या है, रिपब्लिक का मतलब ये भी होता है एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास। जो कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है हमारे यहाँ पे, कोई किंग और क्वीन वाला सीन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि सारे पब्लिक ऑफिसेज जो है हर सिटीजन के लिए ओपन है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है। तो रिपब्लिक का मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये भी है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। जस्टिस की बात करी जाए, जस्टिस में ये इमेज याद रखना कि सब लोग केक खा रहे हैं और सबके पास इक्वल हिस्सा है। तो जस्टिस जो है टोटल 3 टाइप की होती है, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। कितने टाइप की होती है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, दोनों को मिलाकर कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो जस्टिस जो है कितने टाइप की होगी? 3 टाइप की होती है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। और इसको इंश्योरिटी, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इंश्योर करा गया है कि सभी इंसान को जस्टिस मिले, न्याय मिले, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, वो होता है विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो कि इंश्योर करते हैं हर इंसान को जस्टिस मिले। तो बात करते हैं सबसे पहले सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब होता है हर इंसान को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना, हर सिटीजन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना, बिना किसी सोशल डिस्टिंक्शन के, बिना किसी सोशल डिस्क्रिमिनेशन के, बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। यानी इन बेसिस पे आप किसी भी इंसान के साथ अलग से बर्ताव ना करें, अनइक्वल ट्रीटमेंट ना करें। तो इसका मतलब होता है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का एक और मतलब होता है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, यानी किसी इंसान पे अगर आप कह सकते हो अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, तो किसी दूसरे इंसान को आप प्रिविलेज भी नहीं दे रहे हो, यानी सब आपके लिए समान है। सो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन। और इम्प्रूवमेंट इन कंडीशन ऑफ एससी, एसटी एंड ओबीसी, ये भी किसका पार्ट है? सोशल सोशल जस्टिस का पार्ट है। जो लोग ऑलरेडी निचले स्तर पे हैं सोसाइटी में, जो कि बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना, ये भी सोशल जस्टिस का पार्ट होता है। फिर इकोनॉमिक जस्टिस की बात करी जाए, इसमें क्या होता है, किसी भी इंसान के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी इकोनॉमिक फैक्टर्स देखकर किसी के साथ भी क्या क्या ना करना, डिस्क्रिमिनेशन ना करना। इसमें क्या होता है? एलिमिनेशन होता है, ठीक है, किसका? इनइक्वालिटीज का एलिमिनेशन होता है, ठीक है, जो कि वेल्थ और इनकम एंड प्रॉपर्टी के बेसिस पे होती है। तो यानी क्या है, किसी भी इंसान के साथ इनइक्वालिटी ना करना, डिस्क्रिमिनेशन ना करना ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, इनकम एंड प्रॉपर्टी। ये हो गया हमारा इकोनॉमिक जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस में क्या है? हर इंसान के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हो, इक्वल एक्सेस हो हर इंसान के पास पॉलिटिकल ऑफिसेज की, इक्वल वॉइस हो गवर्नमेंट में, इक्वल वॉइस हो
गवर्नमेंट में। क्या आपके वोट और मेरे वोट में कुछ डिफरेंस है? क्या आपको आपके वोट में ज़्यादा दम है या मेरे वोट में ज़्यादा दम है? ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके वोट जो हैं इक्वल है, ठीक है? तो ये क्या होता है, पॉलिटिकल जस्टिस है, जहाँ पे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, इक्वल एक्सेस है पॉलिटिकल ऑफिसेज़ की, इक्वल वॉइस है, कोई भी चुनाव जाके लड़ सकता है। तो क्या है, इक्वल एक्सेस है पॉलिटिकल ऑफिसेज़ की, इक्वल वॉइस है गवर्नमेंट में, ठीक है? ये हो गया हमारा जस्टिस की बात। जस्टिस जो है हमारा कहाँ से आया था? रशियन रेवोल्यूशन से आया था। ये रशियन रेवोल्यूशन की इमेज मैंने यहाँ अटैच करी हुई है ताकि आप लोगों को याद रहे। तो जस्टिस वाला पार्ट जो है हमने कहाँ से लिया है प्रेम्बल में? रशियन रेवोल्यूशन से लिया है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। लिबर्टी की बात करी जाए, सो लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन, ठीक है? यानी किसी भी कह सकते हो रोक टोक, रिस्ट्रेन जो होता है, ठीक है, वो मौजूद ना हो, वो बिल्कुल ही क्या हो, एब्सेंट हो। तो लिबर्टी का मतलब है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन। किस पर? एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, जो इंडिविजुअल एक्टिविटी परफॉर्म करता है उस पर कोई भी जोर क्या या जोर जबरदस्ती या उसको रोका ना जाए, इसको क्या बोला जाता है? लिबर्टी बोला जाता है। और सेम टाइम पर हर इंसान को प्रोवाइड करना ऐसी अपॉर्चुनिटीज जिससे डेवलपमेंट हो इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज का, जिसमें जिससे क्या हो, डेवलपमेंट हो हर इंसान की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करना, यानी आपने जो है रोका तो नहीं, लेकिन साथ में अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करी, ठीक है, ताकि डेवलपमेंट हो इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। तो जो प्रेम्बल है वो सिक्योर करता है इंडिया के सारे सिटीजन्स को लिबर्टी, किस चीज की लिबर्टी? लिबर्टी ऑफ थॉट, ठीक है, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो हर इंसान के पास आज़ादी है कि वो अपने थॉट्स, एक्सप्रेशन और बिलीफ, फेथ और वर्शिप को अपना कह सकते हो अपनी मर्जी से एक्सरसाइज करे, अपनी मर्जी से परफॉर्म करे, ठीक है? जो थॉट सोच रहे हैं सोचें, ठीक है, उस पर कोई रोक नहीं है। जो एक्सप्रेशन, जो उसे एक्सप्रेस करनी है चीजें, वो बिल्कुल ढंग से एक्सप्रेस करे, ठीक है? और ये किसके थ्रू अश्योर करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? ये अश्योर करता है ये सारी चीजें कि भाई लिबर्टी, हर इंसान को लिबर्टी मिले, वो अश्योर होता है फंडामेंटल राइट्स के जरिए। किसके जरिए? फंडामेंटल राइट्स के जरिए। तो कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि अगर किसी इंसान के फंडामेंटल राइट्स पे, अगर किसी के भी इंसान पे चोट पहुंचती है या अगर किसी इंसान का फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करा जाता है, तो वो इंसान सीधा कहाँ जा सकता है? कोर्ट में जा सकता है। अगर वायोलेशन होती है किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट की, वो कहाँ जा सकता है? कहाँ जा सकता है? कोर्ट में जा सकता है। और फंडामेंटल राइट से क्या मिलता है इंसान को? लिबर्टी मिलती है थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो लेकिन अब लिबर्टी का मतलब क्या है कि कोई इंसान, एक्स इंसान, जो वाई इंसान है उसको जाके थप्पड़ मार देगा भी हाँ भी मेरा मन कर रहा था। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो लिबर्टी का मतलब ये नहीं है लाइसेंस टू डू व्हाट वंस लाइक। तो यानी ऐसा नहीं है कि हर जो किसी इंसान का जो मन कर रहा था वो कर दे सीधा जाके, किसको किसको छेड़ने जाना तो वो सीधा छेड़ दे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? तो इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में खुद में लिमिटेशन लगा दी है, कॉन्स्टिट्यूशन में खुद मेंशन्ड है, लिमिटेशंस मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है? तो यानी इसका मतलब क्या है, जो ये जो लिबर्टी है ये एब्सोल्यूट नहीं है। क्या है? एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं है। ये क्या है? क्वालिफाइड है। ये एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं है, या ये क्या है? क्वालिफाइड है। नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड का मतलब होता है देयर आर सम लिमिटेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद लगाई है। क्योंकि फुल्ली एक आप आजादी दे दो कि आप कुछ भी करो तो लोग चोरी करने लग जाएंगे कि भाई हमारा मन कर रहा था, हमारी तो लिबर्टी, हम कुछ भी करेंगे। तो ये लिबर्टी के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन करा। फिर बात करी जाए इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। यानी किसी भी कह सकते हो जो पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसमें क्या है, प्रिविलेजेस उसके पास ना हो। यानी ऐसा नहीं है कि भाई कोई किसी राज दरबार खानदान से आ रहा है, किसी राजा के खानदान से आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल सैफ अली खान है, एक लाइन में सैफ अली खान लगा है, एक लाइन में आप लगे हो, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि सैफ अली खान जो है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दे दी जाएगी, दोनों को इक्वल लाइन में ही लगना पड़ेगा अगर कहीं गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है तो। सबको समझ आ रहा है, बट ऐसा होता नहीं है, बट स्टिल ठीक है। इक्वालिटी जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दी जाएगी, ठीक है? सबको एडुकेट अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए सारे इंडिविजुअल्स को, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ये क्या होता है? इक्वालिटी होती है। सो प्रेम्बल जो है इक्वालिटी मेंटेन करके रखता है, इक्वालिटी के बारे में बात करता है। और किस चीज की इक्वालिटी? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, हर इंसान का स्टेटस जो इक्वल होना चाहिए और हर इंसान को जो है अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलनी चाहिए। यानी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात होती है प्रेम्बल में, ठीक है? और जो इक्वालिटी है उसमें टोटल
3 चीज़ें आपको पढ़नी है, इक्वालिटी में 3 चीज़ें मेन होती हैं। एक तो सिविक इक्वालिटी, दूसरा क्या है पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड तीसरा क्या है इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो सिविक इक्वालिटी का मतलब हो गया, ठीक है, जहाँ पे क्या है डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स के ज़रिए जो है सिविक इक्वालिटी मेंटेन करी है, यानी जो कॉमन लोग हैं उनके लिए इक्वालिटी मेंटेन करी है। तो जैसे आर्टिकल 14 दैट इज़ इक्वालिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 15 के बारे आर्टिकल 15 भी सिविक इक्वालिटी को सपोर्ट करता है, डिटेल में पढ़ देंगे हम फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है। आर्टिकल 16 भी इक्वालिटी जो सिविक इक्वालिटी को मेंटेन करते हैं। आर्टिकल 17 जिसमें क्या है अनटचेबिलिटी को बिल्कुल खत्म कर दिया है, दैट इज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। आर्टिकल 18 क्या है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पढ़नी है, तो वो डिटेल में मैं करा दूँगा, बट इनसे क्या है, इनसे क्या अश्योर होता है, इनसे अश्योर होता है कि सिविक इक्वालिटी है या नहीं, यानी जो सिविक इक्वालिटी है वो मेंटेन रहती है इन सारे आर्टिकल्स की वजह से। पॉलिटिकल इक्वालिटी के बारे में बात करी जाए, ठीक है। सो नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड, कोई भी पर्सन को आप इनएलिजिबल डिक्लेयर नहीं कर सकते इलेक्टोरल रोल में, यानी जो वोटिंग लिस्ट होती है, जो इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर होता है, किसी भी इंसान को आप इनएलिजिबल नहीं लिख सकते, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट और सेक्स, ठीक है, कि भाई वो इस रेस से बिलोंग करता है इसलिए इसको वोटिंग का हक नहीं मिलेगा, वो इस कास्ट से आता है इसलिए उसको वोटिंग का हक नहीं मिलेगा, ये किसी एक्स कह सकते हो जेंडर का है इसलिए फॉर एग्जाम्पल औरतों को वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ आता है तो क्या है इनइक्वालिटी है, ये कैसी क्या है पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है। लेकिन अगर कह सकते हो किसी भी इंसान को इन बेसिस पे आप इनएलिजिबल नहीं कहते, तो ये क्या हो जाएगा पॉलिटिकल इक्वालिटी होगी। सो नो पर्सन, आप किसी भी पर्सन को इनएलिजिबल नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट और सेक्स, ठीक है, इलेक्टोरल रोल में भर्ती होने से। सो इलेक्शन जो है लोकसभा, ये इसके दो पॉइंट है पॉलिटिकल इक्वालिटी के कॉन्स्टिट्यूशन में। इलेक्शन टू द लोकसभा और स्टेट असेंबली में जो है, जो इलेक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा, एडल्ट सफरेज पे, यानी 18 साल से ज्यादा के लोग सभी को सभी को क्या मिलेगा, हक मिलेगा वोट करने का। तो ये भी क्या है पॉलिटिकल इक्वालिटी मेंटेन करता है। फिर इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या है, तो ऐसा तो नहीं है कि जो 18 साल के सिर्फ अमीर लोग हैं, जो 10-10 करोड़ है जिसके पास, सिर्फ वो ही वोट करेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो जो 18 साल के गरीब अमीर सब हैं, सबको वोटिंग राइट, इक्वल वोटिंग राइट है। तो ये एडल्ट सफरेज, ये क्या है आर्टिकल 326, ये अश्योर करता है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी रहे। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी की। तो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये आर्टिकल नंबर 39 वाला डीपीएसपी, ये कहता है कि भाई सारे मेन और वुमेन को इक्वल राइट मिलना चाहिए, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिलना चाहिए, यानी प्रॉपर तरीके से कह सकते हो जिंदगी बसर करने के तरीके मिलने चाहिए, और इक्वल पेमेंट मिलनी चाहिए अगर वो दोनों इक्वल काम कर रहे हैं, दैट इज मैन एंड वुमेन। तो ये क्या हो गया इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। फिर फ्रेटर्निटी की बात करी जाए, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, दैट इज ब्रदरहुड। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, जो फ्रेटर्निटी वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है ब्रदरहुड या फिर भाईचारा। और कॉन्स्टिट्यूशन ने कोशिश करी है इंडिया में ब्रदरहुड सपोर्ट करने की। जैसे फॉर एग्जांपल वो लेकर आया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है सिंगल सिटीजनशिप, चाहे आप तमिलनाडु से हो, कर्नाटका से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, नॉर्थ ईस्ट में किसी भी स्टेट से हो, आसाम, मिजोरम, मणिपुर, कहीं से भी आपके पास क्या है, आप आसामीज आसामीज तो मतलब लोकल उसमें हुई, लेकिन सिटीजनशिप क्या है आपके पास, सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप है। क्या है इंडियन सिटीजनशिप, यानी सिंगल सिटीजनशिप है। ऐसा नहीं है कि आपके पास आसाम की अलग सिटीजनशिप है और इंडिया की अलग सिटीजनशिप है, आपके पास पंजाब की अलग सिटीजनशिप है और इंडिया की अलग सिटीजनशिप है, ऐसा नहीं है। पंजाब वाला भी इंडियन सिटीजनशिप लेके बैठे हैं और आप जिस भी स्टेट में वो भी, ठीक है। सो सिंगल सिटीजनशिप इज देयर, जिससे फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा बढ़ता है। और इसी तरह से आर्टिकल 51A जो कि फंडामेंटल ड्यूटी है, वो भी कोशिश करती है ब्रदरहुड प्रमोट करने की। जो क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि हर सिटीजन ऑफ इंडिया की ये ड्यूटी है कि वो प्रमोट करे हार्मनी को, एक स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को वो सपोर्ट करे, ठीक है, प्रमोट करे, ठीक है, सारे लोगों में जो कि अलग अलग रिलीजन, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी से आ रहे हैं। तो ये हमारी क्या है ड्यूटी भी है, जो कि आर्टिकल 51A में लिखी हुई है। फिर ऊपर से प्रेम्बल जो है डिक्लेयर करता है, जो फ्रेटर्निटी जो फ्रेटर्निटी है वो टू थिंग्स एश्योर करता है, जो फ्रेटर्निटी है वो क्या एश्योर करता है, टू थिंग्स एश्योर करता है, दैट इज डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो फ्रेटर्निटी में जो है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल भी आती है, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन।
और क्या आता है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन भी आती है फ्रेटर्निटी में। और ये जो इंटीग्रिटी वाला वर्ड है मैंने बताया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आता है। सबको समझ आ रहा है? तो प्रिएम्बल में जो है फ्रेटर्निटी के साथ दो चीजें और जोड़ी गई है, दैट इज हर इंसान की डिग्निटी, दैट इज डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी ये तीनों ही मेंटेन रहनी चाहिए। यानी हर इंसान की डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए, साथ में जो देश की यूनिटी है, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन है, वो भी मेंटेन रहनी चाहिए। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मटेरियल बेटरमेंट की तो बात करता ही है। वो किसकी बात करता है? मटेरियल बेटरमेंट की बात तो करता ही है, लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप की भी बात करता है, ठीक है? जिसमें हर इंसान की, कह सकते हो, जो हर इंसान को एक सेक्रेड इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करा जाता है, विद द हेल्प ऑफ जो फंडामेंटल राइट है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। यानी जो मैंने ये डिग्निटी वाला जो डिग्निटी वाला पॉइंट बोला था, इसको कौन सपोर्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन में? ठीक है? जो हर इंसान की इंडिविजुअल डिग्निटी है, ठीक है? वो कहाँ से सपोर्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में? यानी जो अगर इंसान को डिग्निटी अपनी मेंटेन करनी है तो वो फंडामेंटल राइट्स का यूज़ कर सकता है, ठीक है? और डीपीएसपी का यूज़ कर सकता है। तो ये क्या हो गया हमारा? ये पता चल रहा है कि भई हमारा जो फ्रेटर्निटी वाला वर्ड है उसमें एक तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल आ गया, दूसरा क्या है, दैट इज़ द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब डिग्निटी में जो है, जैसे अब डिग्निटी जो है, फ्रेटर्निटी वाला डिग्निटी की बात कर रहे हैं हम। फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आर्टिकल 51A में, उसमें भी बात करी गई है, डिग्निटी ऑफ वुमेन की बात करी गई है, क्योंकि उसमें बोला है कि हर सिटीजन की ड्यूटी है, ठीक है, ऐसी प्रैक्टिसेस को त्याग देना यानी रिनाउंस कर देना जो कि डेरोगेटरी है, जो कि बुरी है डिग्निटी ऑफ द वुमेन के लिए, ठीक है? और ये हर इंसान की जिम्मेदारी है, ठीक है, अपहोल्ड करना एंड प्रोटेक्ट करना सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। तो फंडामेंटल ड्यूटी में भी फ्रेटर्निटी की बात करी हुई है। और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन का जो है, सिर्फ यूनिटी बात करी जाए, साइकोलॉजिकल यूनिटी की नहीं है ये साइकोलॉजिकल और टेरिटोरियल डायमेंशन दोनों ही यूनिटी की और इंटीग्रिटी की बात करी गई है। तो ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल भाई कोई सिर्फ हमारी जमीन की या फिर किसी कोई स्टेट की बात नहीं हो रही कि भाई स्टेट जो है वो अलग हो जाएगा इंडिया से, ठीक है, या कुछ भी चीज। इसमें सिर्फ टेरिटोरियल या फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है, इसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। यानी एक तो कह सकते हो, कुछ लोग डिमांड करते हैं कि भाई हमें एक स्पेशल एरिया दे दो, हमारा हमें अलग कंट्री बनानी है, कुछ भी चीज। एक तो वो वाला एस्पेक्ट भी है कि भाई टेरिटरी मांगी जा रही है, दूसरा क्या है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। तो जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है उसमें साइकोलॉजिकल भी बात करी गई है और टेरिटोरियल भी बात करी गई है, यानी सबके मन में ही भाईचारे का जो है फीलिंग्स हो। इसी तरह से जैसे आर्टिकल 1 इस चीज़ को सपोर्ट करता है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को, क्योंकि उसमें इंडिया को कंसीडर करा गया है एज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, एज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है कि इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, उनके पास राइट नहीं है सेसीड करना फ्रॉम द यूनियन। उनके पास हक नहीं है कि इंडियन यूनियन से वो लोग अलग हो पाएँ, ठीक है, जो स्टेट्स हैं, ठीक है? क्योंकि इंडिया को मेंशन करा गया है एज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि एज़ अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है? ये मैंने एक्चुअली पढ़ाया भी है आप लोगों को। सो इंडिया को क्या बोला गया है? यूनियन ऑफ स्टेट। और यूनियन ऑफ स्टेट में क्या है? स्टेट अलग नहीं हो सकता। क्योंकि अगर फेडरेशन लिखा रहता, अगर इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट लिखा रहता, तो फेडरेशन बनता है जब बहुत सारे स्टेट जो है आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि भाई हम किसका हिस्सा बनेंगे, हम हिस्सा बनेंगे, मतलब एक साथ मिलके हम एक कंट्री बनाते हैं। तो यह यहाँ फेडरेशन में क्या हो रहा है? एक तरह से एग्रीमेंट हो रहा है। पर क्या इंडिया ऐसे बना कि बहुत सारे स्टेट्स ने मिलकर एग्रीमेंट करा? तो इंडिया ऐसे नहीं बना। सबको समझ आ रहा है? इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, जहाँ पे किसी भी स्टेट के पास हक नहीं है, ठीक है, कि वो इंडिया से अलग हो पाए, ठीक है। सो इससे क्या है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है। लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट में इंडिया के अभी भी ऐसे कहीं ना कहीं डिमांड आती है, ठीक है, खालिस्तानी डिमांड आपने देखा होगा। इवन साउथ से या फिर नॉर्थ ईस्ट किसी स्टेट से आ जाती है कि भाई दे वांट अ सेपरेट नेशन, दे वांट अ सेपरेट लैंड, ठीक है। सो स्टिल बट स्टिल ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया में जो है फ्रेटर्निटी अच्छे से मेंटेन्ड है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब बहुत बार कह सकते हो ये हिस्टोरिकली बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन अराइज हुआ है पॉलिटिकली भी, ठीक है, कि जो प्रियम्बल है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? कि जो प्रियम्बल है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? एक्चुअली जो है प्रियम्बल को लिखा गया था आफ्टर कंप्लीटिंग, प्रियम्बल को लिखा गया था, आप लिख लेना ये चीज, आफ्टर कंप्लीटिंग
द होल कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रेमबल को कैसे लिखा गया था, जब पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया गया था तो उसके बाद प्रेमबल को लिखा गया था। तो इसका रीजन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये दिया कि हमने इसको बिल्कुल एंड में इसलिए लिखा ताकि जो प्रेमबल है वो कंफॉर्मिटी में रहे। जो प्रेमबल है वो किस में रहे, कंफॉर्मिटी में रहे। यानी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी चीजें हैं उनके साथ कंफॉर्मिटी में रहे। यानी कुछ अलग ना हो प्रेम्बल में, या अपोज ना करे कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी चीज को। सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें प्रेम्बल में आ जाए, इसलिए उन्होंने बोला कि हमने बिल्कुल एंड में करा जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ये बोला। लेकिन इसकी वजह से एक डिबेट स्टार्ट हो गई, ठीक है, कि क्या जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। क्या वो सिर्फ एक अलग से दूसरा मतलब एक इंट्रोडक्शन सिर्फ है, क्या उसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कंसिडर करें या ना करें। तो सबसे पहले जो केस है सुप्रीम कोर्ट में केस आता है, बेरोबरी यूनियन केस है 1960 का। उसमें जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहती है कि जो प्रेमबल है वो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, जो प्रेमबल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। और उसको जो है सोर्स ऑफ पावर, जो लेजिस्लेचर है यानी जो पार्लियामेंट है, उसको सोर्स ऑफ पावर की तरह यूज नहीं कर सकती। यानी जो प्रेमबल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। और जो यानी लेजिस्लेचर है, ठीक है, वो इसको प्रेमबल को यूज नहीं कर सकती किसी भी कानून को बनाने के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। लेकिन फिर नेक्स्ट जो केस आता है केशव नंद भारती केस आता है 1973 में। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट कहती है जो प्रेमबल है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो है कहती है कि हाँ प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो प्रीवियस जजमेंट थी बेरोबरी यूनियन वाली जो जजमेंट थी उसको खारिज कर देती है और कहती है कि वो जो भी था वो गलत जजमेंट थी। सही जजमेंट ये है कि भाई जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, ठीक है। सो इट ओवर रूल द बेरोबरी डिसीजन, ठीक है, और कहती है कि प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरप्रिटेशन में, ठीक है। लेकिन जो प्रेम्बल है इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ सिंस इट डज नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक राइट्स। इसको मतलब आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। मतलब केशव नंद भारती केस में कोर्ट ने बोला कि आप इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। यानी कोई इंसान कोर्ट में ये नहीं जा सकता कि भाई प्रेम्बल में जो चीज लिखे वो चीज गवर्नमेंट जो है नहीं कर रही है। तो कोई इंसान इस प्रेम्बल को लेकर नहीं, प्रेम्बल के ऊपर कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकता। तो ये इन्होंने कहा। बट ये चीज क्या बोला इन्होंने, यस इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एसआई बोमई केस आता है 1994 में। इन्होंने सेम चीज बोली, ठीक है, दैट कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है, मतलब जो प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। और इन्होंने कहा कि जो प्रेम्बल है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है प्रेम्बल, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेम्बल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इसको जो है अल्टर नहीं करा जा सकता, इट कैन नॉट बी अल्टर्ड। इसको इस तरह से अल्टर नहीं कर सकते कि भाई जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं वो चेंज हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन के। यानी जिन आधारों पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वही अगर अगर बदल जाए प्रियम्बल में कुछ चेंज लाके, तो वो चीज टोटली इलीगल होगी, ठीक है। ये क्या हुआ एसआर बोमई केस में। तो अमेंडेबिलिटी की बात करें या अमेनेबिलिटी की बात करी जाए, ठीक है, तो क्या प्रियम्बल को अमेंड करा जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है सबसे पहले फर्स्ट टाइम क्वेश्चन ये आया केशव नंद भारती केस में कि क्या जो प्रेम्बल है उसको अमेंड करा जा सकता है आर्टिकल 368 के जरिए, ठीक है। तो जो जिसने अपील डाली थी उसने कहा था कि प्रेम्बल को जो है अमेंड नहीं करा जा सकता एज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और जो लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला दैट जो प्रेम्बल है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो बेरोबरी यूनियन की जो केस था उसमें जो जजमेंट थी वो टोटली रॉन्ग है, ठीक है। और प्रेम्बल को अमेंड करा जा सकता है, प्रेम्बल को क्या करा जा सकता है, अमेंड करा जा सकता है। लेकिन जो अमेंडमेंट है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो बेसिक फीचर को छेड़ दे, बेसिक फीचर पे कुछ भी अफेक्ट डाले। सबको समझ आ रहा है। यानी कोर्ट ने ये बोला कि ऐसे कुछ बेसिक एलिमेंट है, फंडामेंटल फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि प्रेम्बल में लिखे हुए हैं, और उनको अल्टर करना, अमेंडमेंट करना कह सकते हो टोटली गलत होगा आर्टिकल 368 में। तो बेसिक फीचर की बात करी गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ भाई सेकुलर वर्ड हटा दिया जाए, सेकुलर वर्ड हटा दिया जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कितना ज्यादा सेकुलर, आर्टिकल्स इतने सारे हैं जो सीधा सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो वो पूरे के पूरे फेल हो जाएंगे। सबको समझ आ रहा है। तो ऐसे वर्ड्स आप नहीं हटा सकते किससे, प्रेम्बल से। सो प्रेम्बल हैज बीन अमेंडेड,
प्रेमबल को बस एक ही बार अभी तक अमेंडमेंट हुआ है, 1976 में इसका अमेंडमेंट हुआ है, जो कि किसमें था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, ठीक है, 1976 में, जिसने 3 वर्ड ऐड करे, SSI, दैट इज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। सो अभी आपको समझ आया अमेंड क्या, मैं अगर आपसे पूछूं क्या अमेंड कर सकते हैं प्रियम्बल को, यस अमेंड करा जा सकता है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल को आप नहीं छेड़ सकते। बेसिक फीचर्स, बेसिक प्रिंसिपल यानी बेसिक फीचर्स को आप नहीं अमेंड कर सकते, ठीक है, जो कि प्रियम्बल में लिखे हुए हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल की बात करी जाए तो जो प्रियम्बल है उसमें क्या है, वो एक बेसिक फिलोसफी है और फंडामेंटल वैल्यूज प्रोवाइड करवाता है, पॉलिटिकल, मोरल और रिलीजियस, ठीक है, फीचर्स की, इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। तो यानी ऐसे पॉलिटिकल, मोरल और रिलीजियस फीचर्स जिसपे, या फिर रिलीजियस बेसिस जिसपे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, वो सारे प्रियम्बल में लिखे हुए हैं, ठीक है। और जो ग्रैंड और नोबल विजन था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो विजन था, जो उनकी सोच थी फ्यूचर को लेकर, ठीक है, जो उनके सपने थे, वो सारी की सारी किसमें लिखी है, हमारा किसमें किसमें दर्शाती है, वो प्रेमबल में लिखी हुई है एक तरह से। तो ऐसे बहुत सारे एमिनेंट लोग थे जिन्होंने जिन्होंने कह सकते हो प्रेमबल के ऊपर कमेंट करा, जैसे सर अल्लड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, ये कौन थे, सर अल्लड़ी कृष्ण कृष्ण स्वामी अय्यर। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसका ये पार्ट थे, उसके मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इन्होंने कहा था कि जो प्रेमबल है, ठीक है, जो प्रेमबल है, ये एक्सप्रेस करता है व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। तो इतने टाइम से जो हमारी सोच थी और जो हमारे सपने थे, वो प्रिएम्बल एक्सप्रेस करता है। और ये किसका पार्ट थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो थॉट्स थे, ड्रीम थी, इतने इतने लंबे समय से, वो सारी की सारी कहाँ पे है, प्रिएम्बल में दिखती है। फिर के एम मुंशी, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, किसके मेंबर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन्होंने कहा कि प्रेमबल जो है हॉरोस्कोप ऑफ द सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, यानी हमारी कंट्री का जो हॉरोस्कोप की तरह काम करता है प्रेमबल। सबको समझ आ रहा है, ये केएम मुंशी ने बोला। फिर सर अर्नेस्ट बार्कर थे, सर अर्नेस्ट बार्कर, ये एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे। इन्होंने जो प्रियम्बल है उसको बोला की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने क्या बोला प्रियम्बल को, की नोट बोला है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो की नोट है वो क्या है, प्रियम्बल हमारा, ठीक है। और ये इतना ज्यादा खुश हो गए थे, ये इतना ज्यादा कह सकते हो मूव हो गए थे इससे, प्रियम्बल से, कि ठीक है, कि इन्होंने ये जो प्रियम्बल है इसको कहाँ डाला था, अपनी पॉपुलर बुक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी के इंट्रोडक्शन पेज पे, मतलब स्टार्टिंग में हमारे प्रियम्बल को डाला था इन्होंने किस बुक में, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो इतना ज्यादा इन्हें अच्छा लगा था ये प्रियम्बल। फिर पंडित ठाकुरदास भार्गव जी हैं, ठीक है, ये कहते हैं कि जो प्रेमबल है वो मोस्ट प्रेशियस पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये की टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, एक जुअल सेट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, ये एक ऐसी प्रॉपर यार्डस्टिक है जिससे कोई भी मेजर कर सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वर्दीनेस कितनी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना वर्दी है, ये हमें उसके प्रेम्बल से पता चलता है। फिर एम जो एम हिदायतुल्लाह है, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे। इन्होंने क्या है कि जो प्रियम्बल, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं, सॉरी, ये सीजीआई थे, एक्स सीजीआई थे हमारे, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या है, जो प्रियम्बल है वो जरूर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट, तो जो यूनाइटेड स्टेट का जो प्रियम्बल है उसको कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो जो हमारा प्रियम्बल है, इन्होंने कहा जो हमारा प्रियम्बल है वो जरूर मिलता जुलता है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट, लेकिन ये डिक्लेरेशन से भी ज्यादा है, ये सोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। ये दिखाता है कि हमारी जो पॉलिटिकल सोसाइटी है वो किस पैटर्न पे बनेगी, ठीक है। इट कंटेन्स सोलम रिजॉल्व विच नथिंग बट आर रेवोल्यूशन कैन ऑल्टर, यानी ये एक ऐसा कह सकते हो गंभीर, ये एक ऐसा गंभीर कह सकते हो एक रिजॉल्व है, एक रेजोल्यूशन है, जो कि सिर्फ एक रेवोल्यूशन के जरिए ही चेंज करा जा सकता है। तो ये क्या है, ये हमारा प्रेम्बल में मेंशन्ड है। आई होप सबको समझ आया होगा, ठीक है, ये चैप्टर हमने यहीं पे खत्म करा है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 1 घंटा हो गया इस लेक्चर को खत्म करे, ठीक है। आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।